आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कोहेरेंट वेव्स और कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में, अर्थात कलासंबद्ध तरंगें एवं कलासंबद्ध स्रोतों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आपको याद होगा कि प्रकाश के व्यतिकरण के प्रयोग में हमारे पास दो प्रकाश स्रोत S1 और S2 होते थे और ये एक पर्दा, इन स्रोतों से प्रकाश तरंगें निकल के पर्दे के विभिन्न बिंदुओं पर पहुंचती थी और इसका परिणाम ये होता था कि पर्दे पर हमें व्यतिकरण चित्र मिलता था। व्यतिकरण चित्र मिलने का मतलब एक है कि हमें पर्दे पर फ्रिंजें प्राप्त होती थी, ब्राइट और डार्क फ्रिंजें एकांतर क्रम से मिलती थी। और इन फ्रिंजों का मिलने का कारण क्या था कि जो तरंगें आ रही हैं पर्दे के अलग अलग बिंदुओं पर पहुंच रही हैं, उसका प्रभाव था ये फ्रिंजें। तो ये फ्रिंजें यहाँ पर हमें केवल तभी दिखाई देंगी जबकि ये जो तरंगें जो सोर्स S1 और S2 से आ रही हैं ये कला संबद्ध हों। अगर ये तरंगें कला संबद्ध नहीं होंगी तो आपको ये पैटर्न नहीं दिखाई देगा। तो कला संबद्ध ना होने पर व्यतिकरण चित्र का ना दिखना, इसका कारण हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि कला संबद्ध तरंगें होती क्या हैं। जैसे अभी हमने कहा ये स्रोत S1 और S2 से तरंगें निकल करके इस बिंदु P पर पहुंच रही हैं। तो जब ये तरंगें बिंदु P पर पहुंचेंगी तो दोनों तरंगों के बीच कुछ ना कुछ कलांतर होगा यहाँ पर, और जितना कलांतर इस समय है हमेशा उतना ही कलांतर बना रहे। यानी जैसे ये तरंगें दोनों तरंगें P पर पहुंची उस समय मान लीजिए कलांतर 30 डिग्री है तो नेक्स्ट सेकंड भी 30 हो, नेक्स्ट सेकंड भी 30 हो, हमेशा उतना ही रहना चाहिए। कलांतर समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। तो ऐसी तरंगों को हम कहते हैं कलासंबद्ध तरंगें। मतलब कहने का क्या है कि अगर दो प्रकाश तरंगें चल रही हैं और इनके बीच जो कलांतर है समय के साथ ना बदले तो वो तरंगें कलासंबद्ध तरंगें होंगी। तो हम पहले देखेंगे कि किन परिस्थितियों में तरंगें कलासंबद्ध हो सकती हैं। तो तरंगें कलासंबद्ध हैं कि नहीं ये पता करने के लिए हमें दोनों तरंगों के बीच कलांतर निकालना पड़ेगा अलग अलग समयों पर। तो सबसे पहले हम देखें कला क्या है। कला, जैसे कि हमें पता है कि तरंग मान लीजिए इधर से आगे की तरफ जा रही है और जैसे जैसे तरंग आगे बढ़ती है तो माध्यम के जो कण हैं वो कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं। अभी हम मैकेनिकल तरंगों के हिसाब से सोच रहे हैं, फिर हम उसके बाद प्रकाश तरंग यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के सेंस में भी ये वाली बात करेंगे। मान लीजिए माध्यम का एक कण है ये, और यहाँ से तरंग चल करके जैसे ही इस कण पर पहुंचेगी ये कण क्या करेगा, दोलन करना शुरू कर देगा ऊपर नीचे तरंग की प्रकृति के अनुसार। शुरू में कण यहाँ पर था, ये दोलन करेगा, पहले एक दिशा में जाएगा, अधिकतम दूरी तक जाएगा, वापस नीचे लौटेगा, फिर वापस माध्य स्थिति से गुजरने के बाद वापस विपरीत दिशा में जाएगा और इस तरह से दोलन करना शुरू कर देगा तरंग के कारण। अब यहाँ पर क्या है कि जब ये कण दोलन कर रहा है तो पहले ये प्रारंभ में इस जगह पर था, कुछ समय बाद अधिकतम विस्थापन की स्थिति में पहुंचा, फिर नीचे गया। तो समय के साथ इस कण की स्थिति लगातार बदलती जा रही है। स्थिति का मतलब है ये दूरी या स्थिति लगातार बदल रही है और फिर गति की दिशा भी बदल रही है। पहले ऊपर जा रहा था, फिर नीचे की तरफ जा रहा था। तो ऐसी भौतिक राशि जिससे हम ये बता सकें कि कण की किसी समय स्थिति कहाँ पर है, दिशा क्या है, उसको हम कला के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कण दोलन कर रहा है तो इसके विस्थापन का ग्राफ किस तरह का प्राप्त होता है हमें, इस तरह से। एक दोलन कंप्लीट होने पर यानी यहाँ से चला, ऊपर तक गया, फिर नीचे गया, फिर वापस यहाँ आया, तो ऊपर तक जाना, फिर वापस नीचे तक आना और फिर माध्य स्थिति तक जाना, ये एक दोलन कहलाता है। इस दोलन को हम ग्राफ के द्वारा इस तरह से दिखाते हैं और गणितीय समीकरण होता है इसका y = a sin ω t। तो यहाँ पर इस समीकरण में जो राशि है ओमेगा टी, जो कि एक एंगल को बता रही है, यही जो राशि ओमेगा टी, इसको हम कहते हैं कला यानी कि फेज। इसके मान से हम बता सकते हैं कण की स्थिति क्या है,
क्योंकि स्थिति का मतलब है बाई का मान कितनी दूर है, तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगा और दिशा का भी पता चलेगा। दिशा का पता कैसे चलेगा, देखें, मान लीजिए जब ये कण माध्य स्थिति पर था, इस जगह पर, यहाँ पर दोबारा से बनाते हैं, कण माध्य स्थिति पर है, तो इस समय अगर हम ओमेगा टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, बाई का मान भी 0 मिल जाएगा। तो हम कहेंगे जब ये माध्य स्थिति पर है तब कला कितनी है, 0 इस पोजीशन पर। लेकिन जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, तब ओमेगा टी की वैल्यू 90 हो जाएगी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू ए, यानी ए क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। तो अधिकतम विस्थापन इस पोजीशन में जो है कला कितनी होगी, फेज की वैल्यू 90 डिग्री। इसी तरह से जब ये वापस मीन पोजीशन पर आएगा तो फेज की वैल्यू होगी 180 डिग्री या पाई रेडियन, देन यहाँ पर 270 डिग्री और फिर 360 डिग्री। तो ऐसे अलग अलग पोजीशन पर इसकी फेज की वैल्यू अलग अलग होगी, जो इस तरह से आएगा। इसके बाद ये नेक्स्ट ऑसिलेशन करेगा तो यही वैल्यू फिर से रिपीट होती चली जाएगी। तो इस तरह से ये हम कला निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब फेज की वैल्यू 0 से 90 के बीच है, इसका मतलब है पार्टिकल पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान ली, ये वाली नेगेटिव मान ली। ये अपने ऊपर है हम कौन सी मानते हैं, पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव। तो 0 से 90 के बीच फेज होने का मतलब है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। 90 से 180 के बीच होने का मतलब है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एक्सट्रीम पोजिशन है वहाँ से जो है मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। 80 से 270 के बीच है तो इसका मतलब है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है मीन पोजीशन से, और 270 से 360 के बीच होने का मतलब है अब वो वापस सेंटर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से अगर हमें कला यानी फेज की वैल्यू पता है तो हमें कण की गति की दिशा भी मालूम है, और फेज की वैल्यू पता है तो इस इक्वेशन से हम उसकी पोजीशन भी बता सकते हैं कहाँ पर है। तो ये तो हुई कला की बात। अब हम बात करेंगे कि दो तरंगों के बीच हम ये कलांतर किस तरह से निकालें। तो उसके लिए हम एक तरंग के बारे में देखें पहले और फिर दूसरी तरंग के बारे में। मान लीजिए एक तरंग है और ये तरंग प्योर साइन वेव है, जैसे साइन का ग्राफ होता है उसी तरह से, और ये तरंग इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने लिया है टाइम को, समय को, और वाई एक्सिस पे लिया है डिस्प्लेसमेंट को। और सुविधा के लिए हमने जो टाइम है वो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, इस तरह से हमने इस टाइम को मान लिया है। कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है। फॉर द सिंप्लिसिटी, आसान करने के लिए हमने इसके 1, 2, 3, 4 सेकंड मान लिया है। और अभी हमने बताया था इस पॉइंट पर फेज होगी 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, 180, 270, 360। क्योंकि ये एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है तो हम इसको 0 मानते हुए फिर से आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे 0 यहाँ से, फिर 90, 180, 270। और अगर 0 से स्टार्ट नहीं करना है तो फिर हम 360 के बाद 90 बढ़ा देंगे, 450 हो जाएगा। फिर इसमें 90 ऐड करेंगे तो 540 हो जाएगा। तो 450 डिग्री लिखें या 90 डिग्री लिखें, एक ही बात है। ये एक तरंग है जो इस दिशा में लगातार चल रही है। मान लीजिए हमारे पास एक तरंग और है, ये तरंग भी इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ चल रही है। ये दोनों तरंगें एक साथ आगे की तरफ बढ़ रही हैं, बिल्कुल एक साथ, इस तरह से दोनों तरंगें एक ने एक के ऊपर एक ले ली और ये लगातार आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो जरा हम देखें इस समय हर एक सेकंड पर फेज डिफरेंस कितना होगा। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो जब टाइम 0 है उस समय दोनों तरंगों की फेज भी 0 है, तो 0, 0 डिफरेंस कितना हो गया, 0, यानी 0 सेकंड पर फेज डिफरेंस 0। 1 सेकंड पर बात करें तो दोनों तरंगों की फेज 90, 90 है, तो इनका डिफरेंस 90 - 90 0 हो गया। 2 सेकंड पर दोनों तरंगों की फेज 180 है, तो फेज डिफरेंस यहाँ भी 0 हुआ। 3 सेकंड पर दोनों तरंगों की फेज 270 है, फेज डिफरेंस यहाँ भी 0 हुआ। इसी तरह हम आगे तक हर एक टाइम पर देख सकते हैं कि फेज डिफरेंस 0 है, यानी हम कहेंगे कि इस समय दोनों तरंगों के बीच कलांतर नियत है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर 0 है, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 2 सेकंड पर 0, 3 सेकंड पर 0, यानी कलांतर जितना 0 सेकंड पर था स्टार्टिंग में था उतना ही हर समय पर है, कलांतर नहीं बदल रहा। इसका मतलब है ये तरंगें समान कला में हैं।
समान कला में अपन बोलेंगे क्योंकि जब कलांतर जीरो होगा तो समान कला में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों के क्रेस्ट यानी सुरंग एक साथ हैं, दोनों के ट्रॉफ यानी कि गर्त भी एक साथ हैं। चलिए, अगर ये दोनों तरंगें कुछ इस तरह से मूव करती हैं आगे इस पोजीशन में, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये तरंगें इस पोजीशन में मूव कर रही हैं, अभी इस एक के ऊपर एक नहीं है, एक आगे एक पीछे है, तब क्या पोजीशन होती? तो जरा देखें एक सेकंड पर, जो तरंग ब्लू कलर से बनी हुई है 1 सेकंड पर उसकी फेज 90 है और जो ब्लैक कलर से उसकी फेज 0 है। तो डिफरेंस कितना हुआ 90 और 0 का? 90 डिग्री। 2 सेकंड पर देखें तो जो ये इसकी फेज कितनी है 90 और ब्लू वाले की 180, तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है 90 का। इसी तरह से 3rd सेकंड पर भी 90 का है 270 माइनस 180, 4th सेकंड पर भी 270 और 360 यहाँ भी कितने का है 90 का है। तो यानी हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कलांतर नियत है, समय के साथ नहीं बदल रहा। यानी इस पोजीशन में दोनों तरंगें आगे की तरफ मूव कर रही हैं तो भी कलांतर नियत है। और इस पोजीशन में भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी देखें 3 सेकंड पर यहाँ फेज कितनी है 90, यहाँ है 270, डिफरेंस हुआ 180 का। यहाँ पर बात करें 4 सेकंड पर तो जो ब्लू कलर वाली वेव है उसकी फेज है 360, ब्लैक वाले की फेज है 180, यहाँ भी डिफरेंस कितने का है 360 माइनस 180 यानी 180 डिग्री का। तो इस तरह से यहाँ पर भी लगातार हर एक टाइम पे फेज डिफरेंस 180 का है। तो जब 180 का फेज डिफरेंस होता है तो हम इसको विपरीत कला बोलते हैं। विपरीत कला इसलिए, इस पॉइंट पर देखें यहाँ पर जो है इसका क्या है सुरंग यानी क्रेस्ट और ट्रॉफ, और यहाँ पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इसलिए जो है ये विपरीत कला में है। इसी तरह से यहाँ पर देखें इसका सुरंग इसका गर्त एक ही टाइम पर एक साथ आ रहे हैं, 7 सेकंड पर एक साथ आ रहे हैं, एक का गर्त और दूसरे का सुरंग, तो ये विपरीत कला में है। और इन तरंगों में खास बात और है, यहाँ पर देखें ये जो तरंगें हैं इस तरंग का एक साइकिल, दोनों तरंगों का हम देखें इसका जो एक साइकिल है 4 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। जिस तरह से हमने माना है उसके हिसाब से 4 सेकंड में, दूसरे का भी 4 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब है इन दोनों तरंगों की जो आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी है वो सेम है। तो दोनों तरंगों की फ्रिक्वेंसी सेम है और फ्रिक्वेंसी सेम होगी तो वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य भी सेम होगी। यानी हम देख रहे हैं कि अगर दो तरंगों की आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य समान होगा तो साथ साथ इस तरह से समान चलें या एक दूसरे से थोड़ा आगे पीछे इस तरीके से चलें या इस तरीके से चलें, फेज डिफरेंस हमेशा नियत रहेगा। हाँ, ये बात अलग है, इस पोजीशन में फेज डिफरेंस 0 है, इस पोजीशन में 90 डिग्री था, इस पोजीशन में 180 डिग्री था, लेकिन जो भी था वो हर टाइम पर नियत था। लेकिन अगर ये दोनों तरंगें अलग अलग आवृत्ति की होती तो क्या पोजीशन होती, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दो तरंगें हैं और अभी आप देखेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। जो तरंग ब्लैक है इसका एक साइकिल है वो 8 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, जो हमने माना है उसके हिसाब से 8 सेकंड में 0 से स्टार्ट होकर यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हुआ और ये 8 सेकंड है। जबकि जो ब्लू कलर की वेव है जो ब्लू कलर से बनाई है वो 4 सेकंड में कंप्लीट कर रही है। तो एक साइकिल जो कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो दोनों तरंगों का अलग अलग है। तो ये तरंगें जो हैं अलग अलग आवृत्ति की हैं, यानी अलग अलग तरंग दैर्घ्य की है, क्योंकि आवृत्ति अलग होगी तो तरंग दैर्घ्य भी अलग होगी। जरा हम देखें इसमें फेज डिफरेंस की क्या पोजीशन बन रही है। 0 सेकंड पर दोनों तरंगों की फेज 0 डिग्री है, तो यहाँ पर 0 सेकंड पर जो फेज डिफरेंस है वो हुआ 0। 1 सेकंड की बात करें तो ब्लू कलर की वेव जो है उसकी फेज है 90 डिग्री और ब्लैक वाले की इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। तो यहाँ पर फेज कितनी होगी 45, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ पर 90 है 2 सेकंड पर, तो इक्वल रेशियो में जा रहा है ये, तो 1 सेकंड पे कितना होगा 45। तो 45 और 90 का डिफरेंस कितना हुआ 45, यानी 0 डिग्री पर फेज डिफरेंस 0 सेकंड पर फेज डिफरेंस 0, 1 सेकंड पे 45 और 2 सेकंड पर देखें तो इसकी फेज है 180 और ब्लैक वाले की है 90। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस हो गया कितने का 90 का। तो हम देख रहे हैं फेज डिफरेंस लगातार बदल रहा है, 0 सेकंड पर 0, 1 सेकंड पे 45,
2 सेकंड पे 90, ऐसे ही 3 सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पर है 270 और यहाँ पे हो जाएगा 135। 90 प्लस 45 135, तो यहाँ भी डिफरेंस अलग आ रहा है। यानी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है तो अलग अलग टाइम पर फेज डिफरेंस भी अलग अलग है। हम इसको आगे खिसका लें तो भी हम पाएंगे फेज डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। इस पोजीशन में देखें तो भी फेज डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ से एक बात निकलकर सामने आ रही है कि दो तरंगों के बीच कलांतर समान तभी होगा जब वो समान आवृत्ति की हो या फिर समान तरंग दैर्ध्य की हो, अन्यथा ये कलांतर समान नहीं होगा। तो मतलब ये हुआ कि जो कला संबद्ध तरंगें हैं वो जो है समान आवृत्ति अथवा समान तरंग दैर्ध्य की ही होंगी। तो हमारे पास जो है आंसर बन जाता है कला संबद्ध स्रोत और तरंगों का। तो अभी हमने कहा कला संबद्ध तरंगें, तो कला संबद्ध तरंगें जिन प्रकाश स्रोत से पैदा होंगी उन प्रकाश स्रोत को हम कहेंगे कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। अगर लाइट की बात करें हम कर रहे हैं तो उस सेंस में, तो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत की क्या परिभाषा बनेगी? ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित होने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, यानी बदलता नहीं है, उनको हम कहते हैं कला संबद्ध प्रकाश स्रोत। और इन स्रोतों से जो तरंगें उत्सर्जित होंगी उनको हम कहेंगे कला संबद्ध तरंगें। साथ में हमने ये भी देखा कि कला संबद्ध तरंग का मतलब है कलांतर नियत, और कलांतर नियत तब होगा जब तरंगों की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य समान होगी। यानी हम कह सकते हैं कि कला संबद्ध तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंग दैर्ध्य बराबर होती है और कला संबद्ध तरंगों के मध्य कलांतर नियत होता है, और ये नियत वैल्यू कोई भी हो सकती है, इवन शून्य भी हो सकती है। तो ये तो बात हुई कला संबद्ध तरंगों की और कला संबद्ध स्रोत की। हाँ, दूसरी बात जो मैंने कहा था यहाँ पर जो है, हमने जो बात की थी मैकेनिकल वेव के हिसाब से कण के दोलन की बात की थी। तो अगर हम प्रकाश की बात कर रहे हैं तो प्रकाश तरंग में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन होते हैं। तो इसका मतलब है, जैसे हमने कहा जब फेज 90 डिग्री है तो इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम है। मैकेनिकल वेव में क्या होता है, पार्टिकल दोलन करता है ऊपर नीचे, तो वहां पार्टिकल का जो विस्थापन है वो चेंज होता है। लेकिन प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है तो वहां कण तो दोलन नहीं कर रहा है, वहां दोलन हो रहे हैं विद्युत क्षेत्र के। तो विद्युत क्षेत्र के दोलन होने का मतलब है कि पहले विद्युत क्षेत्र का मान शून्य से बढ़कर एक दिशा में अधिकतम होता है, फिर शून्य होता है, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम हो जाता है। तो और बाकी कंसेप्ट पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर विस्थापन का मतलब हो जाएगा प्रकाश तरंगों में कि विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग समय पर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग होगा। तो इस पोजीशन पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होगा, यहाँ शून्य होगा, यहाँ विपरीत दिशा में अधिकतम होगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ेंगे। तो कला संबद्ध तरंगें का कंसेप्ट क्लियर हो गया, यानी जिन तरंगों की आवृत्ति समान होगी उन तरंगों को वो तरंगें हमारी कला संबद्ध होंगी। तो क्या दो प्रकाश स्रोत हम ले लें जिनकी आवृत्ति समान है, मतलब जिनसे निकलने वाले प्रकाश की आवृत्ति समान है, तो क्या वो प्रकाश स्रोत वास्तव में कला संबद्ध होंगे? इस बात को थोड़ा हम चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम जो है लैब में एक ही आवृत्ति वाले प्रकाश स्रोत के रूप में हम सोडियम लैंप का इस्तेमाल करते हैं कि सोडियम लैंप से निकलने वाले प्रकाश की आवृत्ति को हम सिंगल आवृत्ति वाला मान सकते हैं या एक सिंगल तरंग दैर्ध्य वाला मान सकते हैं। वैसे सोडियम जो सोर्स है उससे जो प्रकाश निकलता है उसकी तरंग दैर्ध्य 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम, यानी सोडियम लैंप से ये दो तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश निकलते हैं, दोनों का ही कलर पीला होता है। क्योंकि ये अंतर बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, तो हम इसको एक वर्णी स्रोत मान सकते हैं, यानी एक ही तरंग दैर्ध्य का प्रकाश निकलता हुआ मान सकते हैं। लेकिन अगर हम दो सोर्स ले लें, जैसे एक सोडियम लैंप हमारे पास ये है, हमने एक और सोडियम लैंप ले लिया, ये है, दोनों से एक ही आवृत्ति का प्रकाश निकल रहा है, उसके बावजूद भी इससे जो प्रकाश तरंगें निकलेंगी वो कला संबद्ध नहीं होगी। जबकि अभी हमने क्या देखा था कि समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें कला संबद्ध होंगी। तो यहाँ पर क्यों प्रैक्टिकली क्यों नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा, ये बात समझनी पड़ेगी, या ये जानना होगा कि प्रकाश इससे पैदा क्यों हो रहा है, किस प्रकाश पैदा जो हो रहा है वो किस कारण से पैदा हो रहा है।
तो जो है हमें इसका कारण पता चलेगा। तो सोडियम लैंप के अंदर क्या है, सोडियम के परमाणु हैं, और जैसे ही हम इसमें पावर सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा को लेकर के जो सोडियम परमाणु हैं वो एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड से मतलब यहाँ से पे बताते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम परमाणु शुरू में अपनी ग्राउंड लेवल पर होंगे, और मान लीजिए वो एनर्जी लेवल है E1, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी E1, जो परमाणुओं का जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर होता है। तो जैसे ही हम इसको पावर देंगे, ऊर्जा को लेकर के, एनर्जी को लेकर के, जो एटम है वो एक्साइटेड हो जाएंगे, यानी हम कहेंगे वो अपर लेवल पर पहुंच गए, यानी उत्तेजित ऊर्जा स्तर पर पहुंच गए। एक्चुअली परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के हायर लेवल पे पहुंचता है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई मतलब परमाणु की ऊर्जा बढ़ गई, तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि परमाणु हायर लेवल पर पहुंच गया। अभी हमने यहाँ पर एक परमाणु दिखाया, तो हजारों लाखों की संख्या में परमाणु सोर्स में होंगे, करोड़ों की संख्या में होंगे, तो ऊर्जा पा करके वो परमाणु एक्साइटेड लेवल पर पहुंचेंगे, और जब एक्साइटेड लेवल से वापस आएंगे ग्राउंड लेवल पर, आपको पता होगा कि एक्साइटेड लेवल में जो कोई भी परमाणु होता है वो 10⁻⁻8 सेकंड से ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। इतने टाइम के अंदर अंदर उसको वापस अपने मूल ऊर्जा स्तर यानी ग्राउंड लेवल पर आना होता है, और जब वो वापस आता है यानी ट्रांजिशन करता है तो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, यानी प्रकाश उत्पन्न करेगा, और जो प्रकाश उत्पन्न होगा या जो एनर्जी उत्पन्न होगी उसका मान कितना होगा, इन दोनों के अंतर के बराबर। तो जो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी वो एक कंटिन्यूस वेव नहीं होगी, वो वेव का एक पार्ट कह सकते हैं आप, डिसकंटिन्यूस वेव होगी या पल्स कह सकते हैं। कारण है हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमें लगातार एनर्जी मिलती जा रही है, लगातार, चूंकि जो एटम जो है ट्रांजिशन करेगा तो एक लिमिटेड एनर्जी ही रिलीज करेगा, तो लिमिटेड एनर्जी जो आएगी वो एक पल्स के फॉर्म में आएगी। कंटिन्यूस का मतलब है एनर्जी हमें काफ़ी मात्रा में लगातार मिलती जा रही है, लेकिन एक जो है एटम लगातार एनर्जी नहीं दे रहा है, जैसे एटम यहाँ पर आया जो है एनर्जी रिलीज हो गई। इसके बाद दूसरा ट्रांजिशन होता है, दूसरा एटम नीचे आएगा, वो भी एनर्जी रिलीज करेगा, तो उसका भी एक पल्स जनरेट होगा इस तरीके से। एक और आएगा तो वो भी अपना एक पल्स जनरेट करेगा, और इस तरह से एनर्जी हमें आगे मिलेगी। यानी अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हमें क्या हो रहा है, पहले ये पल्स हमारे पास पहुँच रहा है, फिर दूसरा पल्स पहुँच रहा है, फिर तीसरा पल्स पहुँच रहा है, यानी एनर्जी जो आ रही है वेव के फॉर्म में वो कंटिन्यूस वेव नहीं है, यानी ये वेव बीच में ब्रेक हो रही है। यहाँ पर इस तरह से क्या हो रहा है, फेज में डिसकंटिन्यूटी आ रही है। अगर कंटिन्यूस साइन वेव होती तो एक जैसा ग्राफ यहाँ से आता और कंटिन्यूस बनता, ऐसा नहीं हो पा रहा। उसका कारण क्या है कि हर एक बार एक एटम ट्रांजिशन कर रहा है और हर ट्रांजिशन पर एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा हमारे पास आ रही है। सेम इसी तरीके से ये जो सोर्स है यहाँ से भी कंडीशन बनेगी। मान लीजिए जो ऊपर वाला सोर्स है उसका एक पल्स ये आया, दूसरा पल्स अगर हम सोचें, मान लीजिए ये आ गया, नेक्स्ट पल्स आ गया, ये आ गया, इस तरीके से ये एक के बाद एक निकलेंगे। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर हम इस जगह से देखना स्टार्ट करें या यहाँ से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पर देखिए इनके बीच कलांतर 0 है, ये गर्त है, इसका भी गर्त है, यहाँ पर कलांतर 0 है, यहाँ पर देखें कलांतर 180 डिग्री का दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि इसका गर्त और इसका सुरंग एक ही टाइम पर साथ साथ आ रहे हैं। और जबकि यहाँ पर देखें तो यहाँ ना तो 0 डिग्री है और ना ही जो है 180 डिग्री है, कुछ और ही है। ये देखें यहाँ पर 0 डिग्री है क्योंकि इसका सुरंग एक साथ है, गर्त एक साथ है, तो कलांतर हो गया 0 डिग्री। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका यहाँ पर सुरंग एक साथ थे, गर्त एक साथ थे, यहाँ सुरंग और गर्त एक साथ हैं। यहाँ भी देखें ये गर्त और सुरंग एक साथ हैं, 180 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर सुरंग है तो यहाँ पर ना ही सुरंग है ना ही गर्त है, कुछ और है, तो यहाँ पर कलांतर कुछ और है। तो इस तरह से जब ये तरंगें लगातार आगे इस लेवल तक आएंगी तो पहले कलांतर कुछ और है, उसके बाद फिर कितना हुआ, बदल के 180 हो गया,
उसके बाद कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कुछ समय बदलने के बाद कालांतर भी लगातार बदलेगा, तो फिर ये जो तरंगें हुई कला संबद्ध तरंगें नहीं हुई। और ये कितना भी हो सकता है, ये सब स्वतंत्र घटना है, कौन सा परमाणु कब ट्रांजिशन करेगा ये निश्चित भी नहीं है। तो इस कारण से दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत चाहे भले ही वो समान आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न कर रहे हों, कभी भी कला संबद्ध नहीं होते हैं। और दूसरी बात, एक पल्स निकलने के बाद जो अगला पल्स आएगा, चूंकि ये ट्रांजिशन 10⁻⁸ सेकंड के अंदर अंदर होता है, तो अधिकतम समय यानी फेज अभी कुछ और थी, उसके बाद फेज चेंज हो गई, तो फेज को चेंज होने में जो मैक्सिमम समय लगेगा वो इतना होगा। यानी इससे कम में भी चेंज होगी, लेकिन इतने सेकंड बाद यानी 10⁻⁸ सेकंड के बाद तो फेज को बदलना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति यहाँ से बन रही है। तो बात यह है कि व्यतिकरण जैसी घटना में जब हमें दो तरंगें चाहिए, कला संबद्ध तरंगें, वो हम प्राप्त कैसे करेंगे, क्योंकि दो सोर्स तो हम अलग अलग यूज कर नहीं सकते। जैसे कि ये व्यतिकरण की घटना में हम सोचें एक बल्ब हम यहाँ पर रख दें और एक बल्ब यहाँ पर रख दें, तो ये पैटर्न प्राप्त नहीं होगा। कारण अभी हमने देखा दो अलग अलग सोर्सेस होंगे, उनसे निकलने वाली तरंगें कला संबद्ध नहीं होंगी। तो एक बात अगर आप दिमाग में आती है कि अगर मान लीजिए हम एक बड़ा सोर्स ले लें, सोडियम लैंप ले लिया हमने बड़ा सा ये, और इससे तरंग यहाँ से भी निकल रही है और यहाँ से भी निकल रही है, तो हम ये सोचें एक ही सोर्स से हमने दो सोर्स बना लिए। यानी हमने क्या किया, एक स्लिट यहाँ पर लगा दी, एक स्लिट यहाँ पर लगा दी। अब यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा, यहाँ से जो तरंगें निकलेंगी, वो भी जो है कला संबद्ध नहीं हो पाएंगी। कारण इसका बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर जो परमाणु होंगे उनके ट्रांजिशन के कारण यहाँ से तरंगें निकलेंगी, ऊपर वाले हिस्से में जो परमाणु होंगे उनके ट्रांजिशन के कारण क्या होगा, यहाँ से तरंगें निकलेंगी। तो वही प्रॉब्लम फिर होगी जो पहले थी, यहाँ पर तरंगों के बीच कालांतर कुछ और है, यहाँ पर तरंगों के बीच कालांतर कुछ और है। तो इस तरीके से भी हमें दो कला संबद्ध तरंगें नहीं मिलेंगी। तो ये केवल तभी संभव है जब हम प्रकाश इसके किसी एक निश्चित बिंदु से ही प्राप्त करें, या इस तरह से कहें कि जो प्रकाश स्रोत है वो बिंदु स्रोत होना चाहिए। कैसे मिलेगा जरा देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्रकाश सोर्स है और इसके सामने हमने एक छोटी सी स्लिट लगा दी, छिद्र काफी छोटा है, एक स्लिट है, और इससे जो प्रकाश निकलेगा वो स्लिट से बाहर निकलेगा। तो हमें ये चांस ये बन जाएंगे कि एक वेव ट्रेन जो पल्स के रूप में जो तरंगें निकल रही हैं, हम इनको तरंगावली भी कहते हैं, इंग्लिश में वेव ट्रेन बोलते हैं। ये कहेंगे ये तरंगावली निकल रही हैं या पल्स निकल रहे हैं, पल्स हिंदी में बोलेंगे स्पंद, तरंगावली को हम वेव ट्रेन भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम ये छिद्र जितना छोटा होगा, ये तरंगों का ग्रुप के आने का चांस उतना ही कम होगा। अगर स्लिट ज़्यादा चौड़ी होगी तो एक साथ ये लेवल बढ़ जाएगा, और चौड़ी करेंगे तो क्या होगा, और एक वेव ट्रेन्स की एक लेंस और बढ़ जाएगी। तो हम इसको जितना पतला लेंगे, ये सिंगल लाइन मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो हमने क्या किया, जो है सोर्स के सामने, बल्ब के सामने एक सिंगल स्लिट लगा दी, बिल्कुल बारीक। अब इससे जो प्रकाश निकलेगा वो एक सिंगल लाइन की तरह होगा, जिसमें एक के पीछे एक ये वेवलेट्स जा रही हैं। अब यहां से जो प्रकाश निकलेगा, उस प्रकाश को हम डबल स्लिट से होकर गुजार दें ये, तो यहां से जो हमें फिर से प्रकाश मिलेगा इनसे, वो कला संबद्ध हो जाएगा। रीजन, मान लीजिए यहां से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी इस समय फेज 30 डिग्री है। अब यही प्रकाश जो वेव यहां से निकलेगी वही यहां पर पहुंचेगी, दूसरी लाइन तो नहीं आ रही है। मान लीजिए ये वेवलेट जो है आगे चली और आगे जा रही है, तो इसी से जो प्रकाश हमें उत्पन्न होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फेज 30 डिग्री होगी, यहाँ पर भी फेज 30 डिग्री होगी। तो इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस हो गया 30 डिग्री। अब मान लीजिए जब एक पल्स हमारा गुजर गया, दूसरा पल्स जब यहाँ से गुजरा, फेज चेंज होकर के हो गई 45। तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी 45, यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी 45। तो दोनों का डिफरेंस फिर से कितना हो गया 0। तो जब 30 था तब 0 हो गया, और जैसे ही फेज चेंज हुई उतनी ही दोनों की फेज चेंज हो गई।
इसको S1 नाम दे दिया, इसको S2 नाम दे दिया, तो फेज डिफरेंस फिर से हमारा उतना ही हो गया। तो हम कहेंगे अब जो तरंगें निकलेंगी यहाँ से वो कला संबद्ध तरंगें हैं। तो जो सोर्सेस हैं हमारे S1 S2 ये कला संबद्ध सोर्स हो गए। मतलब कहने का क्या है कि एक हमारा जो मूल प्रकाश स्रोत है उसको हम बिंदु सोर्स के रूप में ले लें, पॉइंट सोर्स के रूप में ले लें, और इस पॉइंट सोर्स से फिर हम दो लाइट सोर्स प्राप्त करें। तो ये जो लाइट सोर्स होंगे ये कला संबद्ध सोर्स होंगे और इनसे निकलने वाली तरंगें हमारी कला संबद्ध तरंगें होंगी। यंग ने अपने प्रयोग में यही तरीका अपनाया था। हालांकि इनको प्राप्त करने के और भी तरीके हैं, लेकिन यंग के प्रयोग में इसी तरीके का इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरीके से हम कला संबद्ध सोर्स प्राप्त कर लेते हैं। तो अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कला संबद्ध क्यों नहीं हो सकते, और अगर हमें जरूरत है तो ये स्रोत किस तरह से प्राप्त होंगे। तो उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कला संबद्ध क्यों नहीं हो सकते। तो आंसर जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है उसी को समरी के रूप में लिखा हुआ है यहाँ पर कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उसके परमाणुओं के उत्तेजित स्तर यानी कि एक्साइटेड एनर्जी लेवल से मूल ऊर्जा स्तर यानी कि ग्राउंड एनर्जी लेवल में संक्रमण करने से प्राप्त होता है। अतः स्रोत से प्राप्त तरंगें अविरत यानी कि कंटिन्यूअस ना होकर बल्कि उसके विभिन्न परमाणुओं के द्वारा उत्सर्जित स्पंदों या तरंगावलियों यानी पल्सेस और वेव ट्रेन से मिलकर बनी होती है। जब भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो है ट्रांजिशन होता है एटम का, और जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तभी प्रकाश उत्पन्न होगा। वही बात हमने लिखी, और उस कारण से क्या होगा, जो हमें तरंग मिलेगी वो कंटिन्यूअस नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पर देखें, अभी बताया था कि एक्साइटेड लेवल पर एटम जाएंगे, उसके बाद वो ग्राउंड लेवल पर आएंगे तो ये प्रकाश पैदा होगा। इस तरीके से प्रकाश पैदा होता है, और चूंकि ये प्रकाश एक एक परमाणु के ट्रांजिशन से पैदा होता है इसलिए हमें लगातार तरंग नहीं मिलती है, बल्कि क्या मिलती है, पल्स के रूप में मिलती है, स्पंद के रूप में या वेव ट्रेन के रूप में ये तरंगें मिलती हैं। चूंकि स्रोत का प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र रूप से स्पंद करता है, जिससे स्रोत से उत्पन्न तरंग की कला लगभग 10⁻⁻8 सेकंड में बदलती रहती है। जैसा हमने बताया कि एक एटम का ट्रांजिशन हुआ, हमारे पास एक पल्स मिल गया, फिर दूसरे एटम का ट्रांजिशन हुआ, दूसरा पल्स मिल गया। तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों पल्स की जो फेज है वो सेम टाइप की रहे। जब पहला पल्स निकला था उसकी जितनी फेज शुरू में थी दूसरे पल्स की भी फेज वही रहे, ठीक है। तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर जो फेज है उनके बीच आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, जबकि एक ही तरंग होती है, कंटिन्यूअस तरंग होती है, बीच में कोई ब्रेक नहीं होता। तो यहाँ पर फेज कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। हमें यहाँ की फेज पता है तो हम यहाँ की फेज बता देंगे, यहाँ की फेज बता देंगे, यहाँ की फेज बता देंगे। लेकिन जब इस तरह से ब्रेक होगा तो हमें यहाँ की फेज कितनी पता है तो यहाँ पर फेज कितनी है हम नहीं बता पाएंगे। तो वही बात, चूंकि एक ट्रांजिशन 10⁻⁻8 सेकंड के अंतर में होता है तो इसका मतलब है इतने टाइम के बाद कला 100% बदलेगी, इससे पहले ही बदल सकती है। इसी कारण से दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कला संबद्ध नहीं हो सकते हैं। तो दो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध क्यों नहीं हो सकते हैं उसका आंसर हमारा इस जगह पर खत्म हो जाएगा। लेकिन अब बात यह आती है कि व्यवहार में हम कला संबद्ध स्रोत कैसे प्राप्त करेंगे अगर दो सोर्स नहीं हो सकते। तो उसका कारण क्या बताया अभी हमने कि हम इसके लिए क्या करेंगे, एक ही मूल स्रोत से जो है दो स्रोत प्राप्त करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, मूल स्रोत से जो तरंग आ रही है उसकी कला में जो परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन दोनों स्रोत से उत्पन्न तरंगों की कला में भी होगा। परिणाम क्या होगा, कलांतर नियत बना रहेगा। जैसे अभी हमने बताया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि मान लीजिए यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और यही प्रकाश जो तरंग यहाँ से आ रही है वही प्रकाश आगे चल करके दो भागों में बट जाता है, इधर से और इधर से निकलता है। तो इस समय जो कला यहाँ से जो तरंग निकलेगी उसकी जो कला होगी वही कला इसकी और इसकी होगी।
जैसे हमने क्या कहा था, मान लीजिए इसकी फेज 30 डिग्री है, तो यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा उसकी भी इनिशियल फेज 30 डिग्री होगी और निकलते समय यहाँ पर भी 30 होगी। तो यहाँ फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0। और अचानक से जब सेकंड पल्स आने पर यहाँ फेज 45 हो जाती है, तो यहाँ की भी 45 हो जाएगी, यहाँ पर भी 45 हो जाएगी, डिफरेंस फिर से सेम हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, कालांतर नियत बना रहेगा। और नियत बना रहेगा तो यानी हम कहेंगे जो दोनों सोर्स हमें मिले हैं, कौन से वाले, ये वाले, ये और ये हमारे लिए सोर्स की तरह होंगे, ये कला संबद्ध सोर्स होंगे। तो ये तरीका हमने यंग के प्रयोग में दोहराया था, प्राप्त किया था। तो उदाहरण के लिए यंग के प्रयोग में द्विस्लिट जो होती है वो 2 कला संबद्ध स्रोतों का कार्य करती है। इस तरह से हमें इसका उत्तर मिल जाता है। कई बार ऐसे भी पूछते हैं प्रश्न एग्जाम में कि 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से व्यतिकरण संभव नहीं है, क्यों? तो उसका भी कारण यहीं से बनेगा कि अगर हम 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोत ले लेंगे, अगर ये 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोत हैं, तो चूंकि इनसे उत्पन्न होने वाली तरंगें कला संबद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि 2 स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कला संबद्ध नहीं होते हैं, तो ये तरंगें कला संबद्ध नहीं होंगी। इस कारण से यहाँ पर व्यतिकरण चित्र भी हमें नहीं दिखाई देगा। तो इनके कला संबद्ध ना होने से व्यतिकरण चित्र हमें क्यों नहीं दिखाई देगा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जहां पर हमारा टॉपिक होगा कि व्यतिकरण की घटना के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। तो उसकी जितनी भी शर्तें हैं उनमें से एक शर्त ये भी है कि दोनों तरंगें कला संबद्ध होनी चाहिए। तो ये चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।